चैनल एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंपनी संगठन। कंपनी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ठीक है, कि जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी व्यक्तियों का समूह जब मिलकर किसी कंपनी को चलाता है तो उसे कंपनी संगठन कहते हैं, ठीक है, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या कहते हैं, सबसे पहले हमें बॉक्स को क्लियर करते हैं कि इस बॉक्स के अंदर क्या दे रखा है हमें। चाहे सदस्य आते रहे अथवा जाते रहे लेकिन कंपनी हमेशा चलती रहती है। देखो क्या कहा गया है कि कोई भी सदस्य आए या कोई भी सदस्य कंपनी से जाए, ठीक है, या उसका रिटायरमेंट हो या उसकी डेथ हो, ठीक है, उसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कंपनी जो है वो कंटिन्यूसली चलती ही रहेगी। कंपनी कभी भी किसी व्यक्ति के आने या जाने से कंपनी नहीं रुकती, ठीक है। जिस प्रकार एकाकी व्यापार की कमियों को दूर करने के लिए साझेदारी संगठन का जन्म हुआ, उसी प्रकार साझेदारी संगठन की कमियों अथवा दोषों को दूर करने के लिए व्यावसायिक संगठन के एक नए प्रारूप का जन्म हुआ, जिसे कंपनी कहते हैं। देखो क्या कहा कि जिस तरीके से जो एकल बिजनेस था हमारा, 1% का मेंबर जो था हमारा, जो एक ही व्यक्ति कंपनी को क्या कहते हैं काम को क्या कहते हैं किसी बिज़नेस को चलाता था, ठीक है, तो उनमें बहुत सारी मुश्किलें आती थी, ठीक है, तो उस मुश्किलों को ख़त्म करा गया, तो उसके लिए साझेदारी संगठन का जन्म हुआ, ठीक है। वह क्या कहते हैं पार्टनरशिप का जन्म हुआ। उसी प्रकार जब पार्टनर क्या कहते हैं हमारा, इस प्रकार साझेदारी संगठन की जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए हमारे व्यावसायिक संगठन के नए प्रारूपों का जन्म हुआ, ठीक है, जिसे हम कंपनी संगठन कहते हैं, ठीक है, कंपनी, ठीक है। बड़े आकार के व्यवसाय के लिए पूंजी का अभाव, असीमित दायित्व, प्रबंधकीय क्षमता की कमी, स्थायित्व की कमी आदि ऐसे दोष है जो एकाकी व्यापार को साझेदारी दोनों में मिलाते हैं। देखो क्या करें कि जो बड़े बिजनेस जो होते हैं, ठीक है, जब बड़े बिजनेस का क्या होता है कि उसमें कैपिटल की कमी हो जाती है, कैपिटल हमें चाहिए होता है अच्छा खासा, तभी हम बड़े बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हैं। और लायबिलिटी जो होती है वो असीमित होती है, ठीक है। प्रबंधकीय क्षमता की कमी होती है, मैनेजमेंट का सही तरीके से काम ना होना, ठीक है। स्थायित्व की कमी, मतलब क्या कहते हैं कंटिन्यू नहीं चल पाती, ठीक है, एक स्थायित्व प्रोसेस नहीं होता, ठीक है, एक लॉन्ग टाइम तक ये इस्टेब्लिश नहीं कर पाती मार्केट में। तो ये सारे दोषों को दूर किया गया जो एकाकी व्यापार में साझेदारी दोनों में मिलते थे। और ये जो दोष थे किस में थे हमारे, एकाकी व्यापार और दूसरा साझेदारी पार्टनरशिप, ठीक है, 1% कंपनी और साझेदारी दोनों में थी, ठीक है। इन सीमाओं को दूर करने के लिए ही कंपनी की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। और देखो इन सारे चीज़ों को ही ख़त्म करने के लिए क्या बनाया गया हमारा, कंपनी, ठीक है। कंपनी की पूंजी को थोड़े थोड़े मूल्य के अंशों में विभक्त कर दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप हर अमीर व गरीब व्यक्ति उनके खरीदने की क्षमता रखता है। देखो क्या करेगा कि कंपनी की जो पूंजी को थोड़े थोड़े मूल्य के अंशों में, मतलब शेयर्स में क्या कर दिया था, मार्केट में डिवाइड कर दिया जाता है, और जितने भी अमीर या गरीब व्यक्ति होते हैं उस कंपनी के शेयर्स को खरीद लेते हैं, ठीक है। सीमित दायित्व का लालच भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जब लाइबिलिटी सीमित होती है सबकी, तो लोग जो होते हैं उस कंपनी में इंटरेस्ट लेने या इंटरेस्ट से काम करने के लिए मनोबलित होते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त कंपनी में स्थायित्व का गुण कुशल एवं अनुभवी प्रबंधकों को अपनी ओर चुंबक की भांति खींच लेता है। और देखो जब कंपनी अच्छी होती है तो कंपनी के अंदर इतने बेनिफिट्स होते हैं, तो जितने भी स्थायी गुणवत्ता वाले जो व्यक्ति होते हैं, कुशल परिश्रमिक व्यक्ति होते हैं, वो इन कंपनियों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। इस प्रकार लगभग वह सभी कमियां जो एकाकी व्यापार में साझेदारी में होती है उनको दूर करके आधुनिक व्यवसाय की बढ़ती हुई आवश्यकता को कंपनी संगठन के माध्यम से संतुष्ट कर दिया गया। जिस तरीके से एकल बिजनेस 1% मेंबर जो काम करता था, ठीक है, व्यक्ति काम करता था, और दूसरा वही सभी लोग मिलकर काम करते थे, लेकिन दोनों में ही बाधाएं आती थी, मुश्किलें थी, हमारी कुछ सीमाएं थी, ठीक है, तो उन सीमाओं को दूर करने के लिए हमारी कंपनी संगठन को लाया गया, ठीक है। अब आते सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कंपनी का अर्थ, कंपनी होती क्या है, ठीक है, उसको कैसे इस्टेब्लिश किया गया, किस डेट में किया गया, ठीक है। कंपनी व्यावसायिक संगठन का वो प्रारूप है जिसकी स्थापना लाभ के लिए कुछ व्यक्तियों द्वारा ऐच्छिक संस्था के रूप में कंपनी अधिनियम के अंतर्गत की जाती है, ठीक है, किसके अधिनियम के, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत की जाती है, ठीक है। और यहाँ पे सभी लोग अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग इस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ व्यक्तियों द्वारा, मतलब बहुत सारे व्यक्ति या कुछ व्यक्ति 10-12 व्यक्ति, ठीक है, ये सब मिलकर अपनी इच्छा के अनुसार क्या कहते हैं कंपनी को चलाते हैं, ठीक है। कंपनी में क्योंकि अनेक व्यक्ति मिलकर पूंजी लगाते हैं इसलिए उसे संयुक्त पूंजी कंपनी भी कहा जाता है। देखो इन्होंने क्या कहा कि जब बहुत सारे व्यक्ति मिलकर अपना कैपिटल लगा रहे हैं, अपना शेयर लगा रहे हैं, ठीक है, जो भी प्रॉफिट पैसा लगा रहे हैं वो लोग इस क्या कहते हैं कंपनी को चलाने के लिए, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, संयुक्त पूंजी कंपनी भी कहते हैं, कि सब लोगों को मिलकर एक पूंजी, संयुक्त मतलब होता है साथ में, ठीक है। इसकी पूंजी हस्तांतरित अंशों में विभक्त की जाती है। इनकी जो पूंजी होती है वो हस्तांतरित अंशों मतलब क्या कहते हैं शेयर्स में डिवाइड की जाती है, ठीक है। अर्थात इसके अंश प्राय खरीदे या बेचे जा सकते हैं, कि इसके अंश जो होते हैं लोग मार्केट में क्या करते हैं अपने शेयर्स को बेच देते हैं,
लोग इनके शेयर्स को खरीदते हैं, ठीक है। जब कंपनी को फ़ायदा होता है तो कंपनी क्या करती है, उस जो शेयर्स खरीदे गए थे वो उनको दे देती है, ठीक है, और कंपनी को इससे फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। आगे कह रही है कंपनी का कारोबार स्थायी होता है, और ये जो कंपनी का जो कारोबार होता है वो क्या होता है, स्थायी होता है, ठीक है, मतलब कंटिन्यू चलने वाला काम होता है, ठीक है। इसका कारोबार एक सार्वभौम मुद्रा के द्वारा संचालित किया जाता है, ठीक है। सार्वभौम मुद्रा मतलब जो क्या कहते हैं डिज़ाइन ना किया गया, ठीक है, मतलब ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा, ठीक है, इसको कभी भी हम ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है। अभी तक भारत में कंपनियों का समामेलन भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत होता था, लेकिन अब कंपनी अधिनियम 2013 लागू हो चुका है, ठीक है। कि देखो पहले की बात करें तो भारत में जो कंपनी एक्ट जो चलता था वो कौन सा चलता था, 1956, लेकिन अब जो चलता है वो 2013 चलता है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा कंपनी की परिभाषा, आप कंपनी की परिभाषा के अंदर ही ये लिखिएगा कंपनी का अर्थ, ठीक है। आपको परिभाषा कभी भी एग्जाम में नहीं आते हैं, मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ, ये कंपनी की परिभाषा कभी एग्जाम में नहीं आएंगे। आपको जो भी आएगा वो कंपनी की का अर्थ आएगा, कंपनी से रिलेटेड आपको लाभ, उसके बेनिफिट्स या उसके क्या कहते हैं इश्यूज़ क्या है, सीमाएँ क्या है, ये सभी पूछे जाएंगे, कभी भी आपको परिभाषा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है कंपनी की विशेषता। देखिए कंपनी की क्या विशेषता है, ठीक है। कंपनी का पहला विशेषता है कि व्यक्तियों का समामेलित संघ, देखो सभी लोगों का मिलकर एक संघ बना जाता है, ठीक है। कंपनी कुछ व्यक्तियों का समामेलित अथवा पंजीकृत संघ होता है, पंजीकृत मतलब जिसका रजिस्ट्रेशन करवाया गया, ठीक है, और ये संघ मतलब साथ में, ठीक है। तो कुछ लोगों का व्यक्तियों का मिला जुला एक संघ बनाया जाता है, ठीक है। अधिनियम के अंतर्गत कोई अकेला व्यक्ति कंपनी नहीं बना सकता, ठीक है। इस क्या कहते हैं इस अधिनियम के अंदर कोई भी एक अकेला जो व्यक्ति है वो कंपनी को नहीं बना सकता, ठीक है। सार्वजनिक कंपनी में कम से 7 व्यक्ति और निजी कंपनी में कम से कम 2 व्यक्ति मिलकर कंपनी का निर्माण कर सकते हैं। देखो जो गवर्नमेंट की कंपनी होती है, सार्वजनिक कंपनी, उसमें कम से कम 7 व्यक्ति का होना ज़रूरी है, और निजी कंपनी में कम से कम 2 व्यक्ति का मिलकर कंपनी का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। निजी मतलब प्राइवेट, ठीक है। अतः कंपनी एक ऐसा संघ है जिसमें एक से अधिक व्यक्ति होते थे, जिसका पंजीकरण अनिवार्य है। देखो कंपनी एक ऐसा संघ है, संघ मतलब जैसे बोल सकते हैं सभी लोगों का साथ में एक क्या कहते हैं इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है। तो एक ऐसा संघ मिलकर जिसमें एक से अधिक व्यक्ति जो होता है वो क्या कहते हैं कंपनी में जुड़कर काम करते हैं, और इन क्या कहते हैं कंपनी का पंजीकरण करवाना बहुत ज़रूरी होता है, रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो हमारा कृत्रिम वैधानिक क्या कहते हैं व्यक्ति, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, क्यों, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल है, ठीक है। तो हम कंपनी के खिलाफ क्या कर सकते हैं, मुकदमा दायर कर सकते हैं, या कंपनी लोगों के विरुद्ध मुकदमा दायर कर सकती है। तो ये एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है हमारा कंपनी, ठीक है। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति होते हैं, कृत्रिम व्यक्ति मतलब जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो कंपनी विधान मतलब गवर्नमेंट के रूल्स के द्वारा लागू की गई है, गवर्नमेंट्स के रूल के थ्रू वो क्या कहते हैं स्टैब्लिश की गई है, कंपनी को क्या कहते हैं कंपनी की स्थापना की गई है, ठीक है। तो कंपनी को कृत्रिम व्यक्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको जन्म देने वाला कोई माँ नहीं होता, बल्कि इनका जन्म विधान के अंतर्गत होता है। देखो इस कंपनी को कोई माँ जन्म नहीं दे रही, बल्कि कंपनी किसके द्वारा जन्म ले रही है, कंपनी जो जन्म ले रही है वो आपका एक लॉ के थ्रू जन्म ले लिया, ठीक है। जो कानूनी कार्यवाही करके जो कंपनी को हम स्थापना कर रहे हैं उसके थ्रू वो जन्म ले रही है, ठीक है। यह एक ऐसा अदृश्य व्यक्ति जिसका कोई ना शरीर होता ना ही कोई आत्मा होते। देखो ये जो एक ऐसी कंपनी है जिसका ना ही कोई शरीर है ना ही कोई आत्मा है, ठीक है। आप क्या कंपनी को क्या कहते हैं, आप कंपनी कभी आत्मा को देखे हो, नहीं ना इसका कोई शरीर होता है, ठीक है। तो एक अदृश्य व्यक्ति मतलब आप कंपनी के अंदर काम तो कर रहे हो, कंपनी को एक अदृश्य है, ठीक है। कंपनी एक अन्य साधारण व्यक्ति की तरह शारीरिक कार्य तो नहीं कर सकती, परंतु इसको किसी के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करने, अपने स्वामित्व में संपत्ति रखने व प्राप्त संपत्ति को बेचने, विनिमय पत्र लिखने आदि के संबंध में कानूनी अधिकार है। देखो क्या कह रहा है कि कंपनी, देखो कंपनी का ना ही कोई आत्मा है ना ही कोई शरीर है, ना ही कंपनी कोई काम करती है, लेकिन कंपनी सबसे बड़ा काम क्या करती है कि कंपनी जो है किसी के भी विरुद्ध, कंपनी किसी भी क्या कहते हैं बाहरी पर्सन के विरुद्ध या बाहरी पर्सन कंपनी के विरुद्ध जो है वो क्या कर सकता है, वाद प्रस्तुत कर सकता है। वाद मतलब क्या कहते हैं एक्शन ले सकता है, ठीक है। और कंपनी जो होता है, कंपनी अपने स्वामित्व में संपत्ति रखने का भी रख सकती है और संपत्ति को बेच भी सकती है। वो अपनी जो प्रॉपर्टी है कंपनी की, वो कंपनी क्या कहते हैं अपने क्या कहते हैं प्रॉपर्टी को वो क्या कर सकती है, रख सकती है, और उस प्रॉपर्टी को बेच भी सकती है, उसका भी अधिकार उसको दिया गया है, ठीक है। विनिमय पत्र लिखने मतलब ट्रांजैक्शन के जितने भी पत्र होते हैं वो भी लिखने आदि के संबंध में भी उसको पास कानूनी अधिकार प्राप्त है, ठीक है। थर्ड
पॉइंट कहता है हमारा पृथक वैधानिक अस्तित्व, सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका कोई सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है। कंपनी का अस्तित्व अपने सदस्य से अलग तथा स्वतंत्र होता है। देखो कंपनी अलग है और पब्लिक अलग है, ठीक है। जो भी कंपनी के अंदर जो मेंबर है वो अलग है, कंपनी अलग है और मेंबर अलग है उसके अंदर, ठीक है। कंपनी अपने नाम में संपत्ति रख सकती है, देखो कंपनी अपने नाम में संपत्ति रख सकती है और अनुबंध कर सकती है, एग्रीमेंट कर सकती है, ये दावा कर सकती है कि इस पर भी दावा किया जा सकता है, ठीक है। ये दावा भी कर सकती है और इस पर हम भी दावा कर सकते हैं, मतलब कंपनी जो है किसी के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है और कोई भी व्यक्ति कंपनी के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, ठीक है। कंपनी और यहाँ पे जो पर्सन है ये दोनों अलग है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, मैं अभी कंपनी की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो कंपनी अपने नाम पे पैसे रख सकती है, संपत्ति रख सकती है, एग्रीमेंट कर सकती है, कंपनी किसी के थ्रू किसी के ऊपर दावा कर सकती है कि इसने मेरा पैसा ले रखा है, ठीक है। और कोई भी व्यक्ति कंपनी के खिलाफ एक्शन ले सकता है। सभी दायित्व व संपत्ति कंपनी के स्वयं के होते हैं, ना कि कंपनी के स्वामी अंशधारियों के। देखो जो भी जो संपत्ति वगैरह जो भी दायित्व जो है लिमिटेशन है वो कंपनी के खुद के होते हैं, ना कि कंपनी के मेंबर्स के अंशधारियों के, ठीक है। साझेदारी संगठन की भांति कंपनी के सदस्य कंपनी द्वारा किए गए कार्य के लिए बाध्य नहीं होते और ना ही कंपनी इसके सदस्य द्वारा किए गए कार्य के लिए उत्तरदायी होते। देखो साझेदारी संगठन में क्या होता था कि जितने भी सदस्य होते थे वो कंपनी के कार्य के लिए बाध्य उत्तरदायी होते थे, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे क्या है कि साझेदारी संगठन की भांति कंपनी के जो सदस्य होते हैं वो कंपनी द्वारा किए गए जो भी कार्य हैं उसके लिए बाध्य नहीं होते। जैसे साझेदारी संगठन में कोई भी क्या कहते हैं मेंबर जो है कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है, और कंपनी के कार्य के लिए जो है बाध्य नहीं, मतलब ये नहीं कि ज़रूरी है कि इसको करना ही करना, ठीक है। और ना ही कंपनी इसके लिए सदस्य द्वारा किए गए कार्य के लिए उत्तरदायी होती है, ठीक है, कि भाई जो भी सदस्य ने कार्य किया है उसके प्रति कंपनी जवाब देगी कि ये काम गलत क्यों किया गया है, सही क्यों किया गया, किस रीज़न से किया गया, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आता है स्थायी अस्तित्व, ठीक है। स्थायी अस्तित्व क्या कहता है, कंपनी का जीवन व्यावसायिक संगठन के अन्य प्रारूपों की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है। देखो व्यावसायिक संगठन के अन्य प्रारूपों की अपेक्षा हमारा जो कंपनी होता है वो बहुत स्थायी होता है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम पीरियड तक चलता है व्यावसायिक संगठन की जगह, ठीक है। क्योंकि कंपनी कृत्रिम व्यक्ति है, कंपनी एक कृत्रिम आर्टिफिशियल है, ठीक है, इसलिए इसकी स्वाभाविक मृत्यु का प्रश्न ही नहीं उठता। कंपनी कभी नहीं मरती, ठीक है, कंपनी को हम कभी नहीं मार सकते, ना ही कोई सरकार मार सकती है। और इसके साथ ही कंपनी के अस्तित्व पर उसके किसी अंशधारी अथवा संचालक की मृत्यु, दिवालियापन आदि का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर कंपनी में कोई भी मेंबर मर जाता है, कोई शेयर लेके भाग जाता है, किसी को लॉस हो जाता है, ठीक है, दिवालिया हो जाता है, कंपनी डूब जाती है, फिर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। वैधानिक व्यक्ति होने के कारण कंपनी का समापन केवल अधिनियम के वर्णित समापन की विधि द्वारा ही हो सकता है। जिस तरीके से कंपनी को हमने अधिनियम के थ्रू ही इस्टेब्लिश किया था, तो कंपनी को ख़त्म करने के लिए ही हमें अधिनियम का पालन करके ही हम कंपनी को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। कंपनी के अस्तित्व के संबंध में कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा गया कि मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर, ठीक है। क्या कहा गया कि मेंबर्स या तो आए, ठीक है, या मेंबर्स जाए, ठीक है, बट या तो मेंबर्स आ रहा है या तो मेंबर जा रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कंपनी जो है वो हमेशा आगे बढ़ता ही रहेगा, ठीक है, उससे कंपनी कभी नहीं रुक सकती, ठीक है। सीमित दायित्व, लिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है, कंपनी में अंशधारियों का जो दायित्व होता है प्राय उनके द्वारा खरीदे गए अंशों के मूल्य तक ही सीमित होता है। देखो जो भी कंपनी के जो अंशधारी मतलब जो शेयर होल्डर है, ठीक है, अगर वो कंपनी के कोई भी शेयर्स को खरीदते हैं तो उतने तक का ही उनके पास लायबिलिटी होगा जितने तक का उसने शेयर खरीदा। सपोज मैं एग्जाम्पल देती हूँ, एक ए व्यक्ति और एक बी व्यक्ति है, ठीक है। ए व्यक्ति जो वो पब्लिक है हमारा, बी व्यक्ति जो कंपनी का मेंबर है, ठीक है। अब बी ने क्या करा कि उसने मार्केट में शेयर लॉन्च किया अपने कंपनी का, ठीक है, 10 रुपये में शेयर लॉन्च किया, ठीक है। तो जो ए व्यक्ति था, जो बाहर का व्यक्ति था, उसने क्या करा कि उसने शेयर्स को खरीद लिए, ठीक है, 10 रुपये में शेयर्स को खरीद लिए, ठीक है। तो उस पर जो 10 रुपये का जो शेयर खरीदा है ना, कल को कंपनी को 10 रुपये का फ़ायदा होता है, कंपनी को 40 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो वो शेयर का सिर्फ उसको 10 ही रुपये का ही % मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो दायित्व है वो सीमित है, ठीक है। यह प्राय शब्द का तात्पर्य कि कंपनियां सीमित दायित्व वाली तथा गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली भी हो सकती है। अभी आने ने कहा कि जो कंपनी है वो सीमित भी हो सकती है और असीमित गारंटी वाली भी हो सकती है, लेकिन इनका प्रचलन नहीं के बराबर है। लेकिन कंपनी जो होती है वो अनलिमिटेड नहीं के बराबर ही होती है, ठीक है।
कंपनी के दायित्व बहुत बढ़ जाने अथवा हानि होने की दशा में वह अपने सदस्यों को केवल उनके अंशों पर बकाया राशि की ही मांग कर सकती है। देखो कंपनी का अगर लायबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाता है, दायित्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हानि जब लॉस होने लगता है तो कंपनी जो होते हैं बस उनके उन अंशों की राशि मांग सकती है, ठीक है, उससे ज़्यादा की नहीं मांग सकती कंपनी, ठीक है। अतः कंपनी का पृथक वैधानिक अस्तित्व होने के कारण सभी दायित्व कंपनी के स्वयं के होते हैं, ना कि उसके सदस्य के। देखो इन्होंने क्या कहा कि जो भी रूल्स और रेगुलेशन होंगे वो कंपनी के ही होंगे, ठीक है, तो कंपनी को ही देखना पड़ेगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। कंपनी के अंदर जो मेंबर है वो नहीं इसका भरपाई करेगा, ठीक है। तो कंपनी का जो पृथक वैधानिक अस्तित्व होने के कारण जितने भी सभी जो दायित्व होते हैं, जो लाइबिलिटी है वो किसकी है, वो कंपनी के खुद के होते हैं, ना कि उसके मेंबर के। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सार्वमुद्रा कॉमनशील। कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण कंपनी अपने हस्ताक्षर नहीं कर सकती। देखो कंपनी को अधिनियम द्वारा हस्ताक्षरों के स्थान पर सार्वमुद्रा का प्रयोग करने का अधिकार दिया जाता है, ठीक है। सार्वमुद्रा जो होती है एक विशेष मोहर स्टैंप होती है, इन्होंने कहा, जिस पर कंपनी का नाम अंकित होता है तथा जो कंपनी के सचिव के पास रहती है, ठीक है, कंपनी का जो हेड होता है ना उसके पास रहती है। कंपनी के किसी प्रलेख को वैधानिक स्वरूप देने के लिए उस पर सार्वमुद्रा का लगाया जाना तक गवाहों के रूप में कम से कम 2 संचालकों के हस्ताक्षर होना आवश्यक होता है। अगर कंपनी के ऊपर किसी ने केस कर दिया, ठीक है, या कंपनी किसी के ऊपर केस कर देती है, ठीक है, या वाद विवाद हो जाता है तो 2 संचालकों का हस्ताक्षर होना बहुत ज़रूरी है उस स्टैम्प पे, सार्वमुद्रा पे, ठीक है। अंशों की हस्तांतरणीय क्या होती है। सार्वजनिक कंपनियां प्राय 2 प्रकार की होती है, जैसे सार्वजनिक कंपनी और एक निजी कंपनी। सबसे पहले मैंने सार्वजनिक कंपनी का बोला कि अंश स्वतंत्र रूप से हस्तांतरित किए जा सकते हैं। देखो सार्वजनिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी की जो शेयर्स होते हैं उसको स्वतंत्र रूप से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अर्थात इनके क्रय विक्रय पर कोई वैधानिक प्रतिबंध नहीं होता, इनके खरीदने और बेचने पर कोई रोक नहीं होता, ठीक है। और ना ही साझेदारी व्यवसाय की भांति अन्य सदस्यों से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता होती है, ठीक है। इन्होंने ये कहा कंपनी जो होती है 2 प्रकार की होती है, सार्वजनिक एवं निजी कंपनी, ठीक है। इन्होंने इससे सार्वजनिक कंपनी की बात की है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो भी सार्वजनिक कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफ़र जो होते हैं वो ईजिली तरीके से हो जाते हैं, इसको हम आराम से खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, इस पर कोई भी गवर्नमेंट का कोई रूल नहीं होता, वैधानिक कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ना ही साझेदारी व्यवसाय की भांति अन्य सदस्यों से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। जैसे साझेदारी व्यवसाय में हमें अनुमति लेनी पड़ती थी उनके हेड की, लेकिन यहाँ पे हमें अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा 8वां पॉइंट, स्वामित्व और प्रबंध का अलग अलग होना। देखो यहाँ पे स्वामित्व भी अलग है और प्रबंध भी अलग। स्वामित्व मतलब जिसका खुद का हक हो, प्रबंध मतलब जो मैनेजर है हमारा, ठीक है, मैनेजमेंट कर रहा है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, कंपनी व्यवसाय में अंशधारियों की संख्या अधिक होने और उनको दूर दूर बिखरे होने के कारण वह सभी दैनिक कार्य में भाग नहीं ले सकते। देखो क्या कह रहा है कि कंपनी जो व्यवसाय है हमारा, जो कंपनी व्यवसाय है उसमें अंशधारियों की संख्या ज़्यादा है, जिन्होंने शेयर्स लगाए उनकी संख्या ज़्यादा होने के कारण उनके दूर दूर बिखरे होने के कारण वह सभी दैनिक कार्य में भाग नहीं ले सकता, ठीक है। अतः वह कंपनी का प्रबंध करने के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करता है, उन्हीं में से क्या करता है, मेंबर्स को चुनता है, जिन्हें संचालक कहते हैं, ठीक है। संचालक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो प्रबंधकीय निकाय के नाम से जाना जाता है जो कंपनी के व्यवसाय का प्रबंध करता है, कंपनी के व्यवसाय का क्या करता है, मैनेजमेंट करता है। क्योंकि देखो कंपनी इतनी बड़ी होती है, ठीक है, कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं बहुत दूर दूर तक फैले होते हैं, काम करते हैं। अब उतने सारे मेंबर को वो अकेला तो देख नहीं सकता, ठीक है, तो इसलिए क्या करता है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चुनता है हर एक स्टेज पे, और उसके बाद क्या कहता है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है कंपनी के जो भी मेंबर्स होते हैं उसको देखभाल करता है और मैनेजमेंट करता है, ठीक है, जो कंपनी के व्यवसाय का प्रबंध करता है, कंपनी के बिजनेस का क्या करता है, मैनेजमेंट करता है। अतः कंपनी संगठन में प्रबंध, संचालक मंडल तथा स्वामित्व अंशधारी दोनों भिन्न होते हैं। देखो इन्होंने क्या बोला कि कंपनी संगठन में जो प्रबंध जो होता है वो संचालन मंडल द्वारा तथा स्वामित्व जो होता है वो अंशधारी द्वारा, ये दोनों जो है हमारे अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा 9वां पॉइंट, जिसमें कहा गया जोखिम गहन करना। इसमें जोखिम बहुत हाई लेवल की होती है। एकाकी व्यापार में समस्त जोखिम एक ही व्यक्ति को और साझेदारी में कुछ व्यक्तियों को उठानी पड़ती है, लेकिन कंपनी में यह अनेक सदस्यों में विभाजित हो जाता है। देखो क्या कह रहा है कि एकल बिजनेस में जिसमें एक व्यक्ति 1% व्यक्ति जो होता था बिजनेस को करता था, तो उसमें जोखिम सिर्फ वो एक ही व्यक्ति उठा रहा है। साझेदारी में जो कुछ व्यक्ति लोगों को उठाना पड़ता था, लेकिन कंपनी में अनेक सदस्य होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, और ये जो जोखिम होता है वो हर एक लोगों में विभाजित कर दी जाता है और किसी को भी उसका भार महसूस नहीं होता है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, किसी को उसका भार महसूस नहीं होता, क्योंकि एक जोखिम को 10 लोगों के अंदर बांट दिया तो सबको 50-50 रुपये दे के सॉल्व कर सकते हैं हम रिस्क को, ठीक है।
तो यही है कि यही कारण है कि कंपनी अधिक जोखिमपूर्ण कार्य करने में संकोच नहीं करती, इसलिए हाई रिस्क वाले काम करती है ताकि इनको प्रॉफिट, जितना ये रिस्क उठाएंगे इतना उनको प्रॉफिट होगा। ठीक है, जहाँ जोखिम अधिक होगी वहाँ लाभ के अवसर भी अधिक होंगे। अतः कंपनी में अधिक जोखिमपूर्ण कार्य करने की क्षमता होती है, जिसका लाभ उसके सदस्य में, समाज में, दोनों को प्राप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपनी संगठन का मूल्यांकन। अब कंपनी संगठन का मूल्यांकन कैसे उसको मूल्य करते हैं, अब देखो कैसे हम उसको नापते हैं। व्यावसायिक संगठन के विभिन्न प्रारूप जैसे एकाकी व्यापार व साझेदारी में पूंजी की कम मात्रा, प्रबंधकीय क्षमता का अभाव, व्यवसाय का छोटा पैमाना, असीमित दायित्व आदि अनेक सीमाएं होने के कारण वर्तमान समय में कंपनी संगठन ने महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया। देखो क्या था कि हमारा जो व्यावसायिक संगठन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो था हमारा, उसमें बहुत सारे ऐसी लिमिटेशन थी। जैसे हमारा एकल बिजनेस था और साझेदारी बिजनेस में हमें क्या कहते हैं, कैपिटल की कमी हो जाती थी, मैनेजमेंट हम अच्छा नहीं कर पाते थे। ठीक है, बिजनेस लेवल बहुत छोटा था, लायबिलिटी अनलिमिटेड थे सबकी। ठीक है, और ये सारी सीमाएं होने के कारण हमने क्या स्टार्टअप किया, कंपनी संगठन। ठीक है, अब इसके क्या है कि कंपनी संगठन एक बहुत बड़े लेवल पे चला जा चुका है। इसका मूल्यांकन करने के लिए अन्य व्यावसायिक संगठनों की तुलना में इसके लाभों व सीमाओं का अध्ययन किया जाना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसके क्या क्या लाभ है, कंपनी संगठन के क्या क्या फायदे और क्या क्या लिमिटेशन है। ठीक है, तो पहला जो आता है हमारा कंपनी संगठन के लाभ, मेरिट्स ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस। सबसे पहले ये जानिए, देखिए क्या लाभ है। सीमित दायित्व, लिमिटेड लायबिलिटी है इसकी। कंपनी के अंशधारी उनके द्वारा क्रय किए गए अंशों पर बकाया राशि तक भुगतान करने के लिए दायी होते हैं। देखो क्या करें कि जो कंपनी के जो अंशधारी जो होते हैं, ठीक है, जिनने शेयर लगाया, ठीक है, उनके द्वारा क्रय किए गए कोई भी अंश पर बकाया राशि तक भुगतान करने के लिए दायी होते हैं। मतलब जितना उन्होंने खरीदा है उतने का ही वो लोग भुगतान करेंगे, उससे ज़्यादा का भुगतान नहीं करेंगे। ठीक है, एकाकी व्यापार एवं साझेदारी की भांति अंशधारियों की निजी संपत्ति व्यवसाय के लिए दायित्व के भुगतान के लिए प्रयोग नहीं की जा सकती। देखो क्या कह रहा है कि एकाकी व्यापार या साझेदारी में क्या कर सकते थे कि हमारा अगर लॉस हो जाता था बिजनेस में या कुछ भी हो जाता था, तो हमें यहाँ पे सारे लोगों को अपना भुगतान करने के लिए अपनी निजी प्रॉपर्टी को भी बेचना पड़ सकता था, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं करना पड़ता। ठीक है, अतः अंशधारियों का दायित्व सीमित है और इस बात की उन्हें पहले से ही जानकारी होती है। इसमें जो लायबिलिटी होती है अंशधारी की क्या होती है, सीमित होती है। ठीक है, यह बात लोगों को कंपनी में विनियोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस वजह से लोग क्या करते हैं, कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, अतः व्यावसायिक संगठन के कंपनी प्रारूप के विकास में सहायता मिलता है। इस वजह से कंपनी अच्छा चलता है और इसका विकास भी बहुत ज़्यादा होता है। सेकेंड पॉइंट जो हमारा अंश हस्तांतरण सुविधा, अंश शेयर ट्रांसफ़र फैसिलिटी। सार्वजनिक कंपनी का कोई भी सदस्य अन्य सदस्यों की सहमति के बिना ही स्वतंत्र रूप से अपने अंशों का हस्तांतरण कर सकता है। देखो सार्वजनिक कंपनी का जो कोई भी सदस्य है, ठीक है, वो अन्य सदस्य को सहमति के बिना भी, मतलब बिना परमिशन के बिना भी स्वतंत्र रूप से अपने जो शेयर्स है वो ट्रांसफ़र कर सकता है। कौन? सार्वजनिक कंपनी के सदस्य। ठीक है, इसके विपरीत साझेदारी में एक साझेदार अपने हित का हस्तांतरण अन्य सभी साझेदार की पूर्व सहमति से ही कर सकता है। कि अगर वो अपने शेयर ट्रांसफ़र कर रहा है तो उसके लिए बाकी पार्टनर्स की राय का होना, बाकी पार्टनर्स का एग्री होना बहुत मायने रखता है, किसमें? साझेदारी संगठन में। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। ठीक है, अंश हस्तांतरण की सुविधा कंपनी में विनियोग को तरल बना देती है। देखो क्या होता है कि अगर हम अंश हस्तांतरण कर देते तो इससे हमारा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होता है। लोग क्या कहते हैं, आज हमने उसको क्या कहते हैं शेयर्स दिए, कल वो क्या हमारी हेल्प कर सकता है। तो इससे जो सुविधाएं होती है ज़्यादा से ज़्यादा होने लगती है लोगों में। ठीक है, अर्थात आवश्यकता पड़ने पर अंशों को बेचकर अतिशीघ्र नकदी में बदला भी जा सकता है। और ये है कि हम जो भी हमारे शेयर्स हम उसको बेचकर कैश में भी ट्रांसफ़र कर सकती है। ठीक है, अगर हमें ज़रूरत पड़ जाती है तो। कंपनी के इस गुण से प्रभावित होकर लोग अपने अधिक से अधिक बचतों को कंपनी में विनियोग करना पसंद करते हैं। देखो क्या है कि कंपनी इतना फ़ायदा दे रही है तो इस वजह से लोग जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बचत करते हैं और कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं उनके शेयर्स में। ठीक है, निरंतरता क्या होती है? कंपनी का अस्तित्व उसके सदस्यों से अलग होता है। देखो कंपनी एक अलग है और पर्सन एक अलग है। ठीक है, कंपनी के जीवन पर उसके अंशधारियों की मृत्यु, दिवालियापन अथवा पागलपन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कंपनी एक अलग चीज़ है। तो कंपनी के अंदर जो भी मेंबर काम कर रहा है, ठीक है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उससे कंपनी नहीं रुकती। ठीक है, विकास एवं विस्तार की संभावना।
कंपनी व्यवसाय में विकास एवं विस्तार की पूरी संभावना रहती है। देखो कंपनी जो बिजनेस है उसमें विकास भी अच्छा हो रहा है, विस्तार भी अच्छा हो रहा है, इसकी बहुत अच्छी संभावना रहती है। इसके कारण ये है कि इसमें पर्याप्त ज़्यादा पूंजी होता है, अच्छा मैनेजमेंट होता है, लायबिलिटी सीमित होती है, अथवा कंपनी को बड़े पैमाने पर व्यवसाय के लाभ प्राप्त हो जाते हैं इससे। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा कुशल प्रबंध। कुशल प्रबंध क्या है? एफिशिएंट मैनेजमेंट। अधिक वित्तीय साधनों की उपलब्धता तथा व्यवसाय में निरंतरता के कारण कंपनी प्रबंध के विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग कर सकती है। देखो क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल पॉइंट को अच्छी कंडीशन अच्छी हो जाती है इनकी। ठीक है, दूसरा इन्होंने क्या बोला, व्यवसाय में निरंतरता के कारण व्यवसाय जब कंटिन्यूस इनकी चलती रहती है तो कंपनी के जो प्रबंध जो है वो बहुत अच्छे से मैनेजमेंट करके चलते हैं बिजनेस को। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा कि विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग कर सकती है। देखो निरंतरता के अभाव, निरंतरता सॉरी गाइस, यहाँ तक का के लिए इश्यू हो गया था। तो स्टार्टअप करते हैं। कंपनी कहाँ से हम कुशल प्रबंध। ठीक है, अधिक वित्तीय साधनों की उपलब्धता तथा व्यवसाय में निरंतरता के कारण देखो बहुत अच्छी फाइनेंशियल जो कंडीशन होती है कंपनी की बहुत अच्छी होती है और पैसा ज़्यादा उपलब्ध होता है इनके पास, तो व्यवसाय कंटिन्यूस चलती रहती है। ठीक है, और इस कारण से जो कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो बहुत बड़े बड़े लोग, विशेषज्ञ लोगों के द्वारा किया जाता है, तो बहुत तरीके से इसको अच्छे तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कुशल एवं अनुभवी प्रबंधक आधुनिक प्रबंधन की तकनीकों का प्रयोग करके व्यवसाय को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। देखो क्या है कि कुशल एवं अनुभवी प्रबंधक जो बहुत पढ़े लिखे, कुशल एवं बहुत ज्ञान नॉलेजबल जो मैनेजर होते हैं वो लोग इन तक अपनी तकनीकों का इस्तेमाल करके इसको बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अपना बहुत अच्छा भूमिका अदा करते हैं, तो इससे बिजनेस बहुत अच्छा चलता है ये। ठीक है, कंपनी बहुत अच्छी चलती है। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक कंपनी संगठन की सीमाएं। लिमिटेशन ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एकाकी व्यापार में साझेदारी की तुलना में कंपनी संगठन के अनेक महत्वपूर्ण लाभ होते हैं और हुए भी कुछ सीमाएं हैं। क्या लिमिटेशन है इसकी देखते हैं। पहला, निर्माण में कठिनाई। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं जल्दी से स्टार्टअप नहीं कर सकते, इसके लिए हमें कानूनी कार्रवाई की ज़रूरत होती है। कंपनी का निर्माण करना अपने आप में एक बहुत कठिन खर्चीला कार्य है। इसके निर्माण के लिए अनेक प्रलेख तैयार करने होते हैं। प्रलेख मतलब रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, बहुत सारे क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट फिल करने पड़ते हैं। ठीक है, और उन्हें रजिस्ट्रार के कार्यालय में दाखिल करना होता है। इस कानूनी औपचारिकता को पूरा करने में बहुत सा धन समय नष्ट हो जाता है। ठीक है, कंपनी की स्थापना के समय तैयार किए जाने वाले मुख्य प्रलेखों में पार्षद सीमानी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्षद अंतर्नियम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तथा प्रविवरण सम्मिलित है। ठीक है, तो ये तीन रूल्स है, तीन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इन तीनों को फिल करना, फिर इनके स्टेज पे पहुंचना। ठीक है, तो इन स्टेज को पूरा करते करते इनके जो जितना पैसा जो होता है वो खर्च हो जाता है, इसमें इनका टाइम भी वेस्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कठिनाई का काम होता है निर्माण करने में, इसको बहुत ज़्यादा कठिनाई झेलनी पड़ती है कंपनी को। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या था? गोपनीयता का अभाव। ठीक है, गोपनीयता क्यों? क्योंकि सारे मेंबर जो होता है आपसी मिलकर काम करते हैं, इसलिए किसी की बात छुपती नहीं है। ठीक है, कंपनी अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक कंपनी को अपने खातों को प्रकाशित करना होता है। देखो क्या कह रहा है कि अपने खातों को, अपने जो फाइनेंशियल स्टेज ऑफ पोजीशन जो है, प्रॉफिट और लॉस है, उसको उनको दिखाना पड़ता है कंपनी को। ठीक है, तथा उनके महत्वपूर्ण दस्तावेजों को प्राप्ति रजिस्ट्रार के कार्यालय में दाखिल करनी होती है, और उनके पास जो भी महत्वपूर्ण दस्तावेज है कि उन्होंने अपनी कंपनी के लिए क्या सोच रखा है, ठीक है, कैसे कैसे वो शेयर्स डिवाइड करें, जो भी कुछ वो अपनी कंपनी के लिए कर रहे हैं, ठीक है, वो भी उनको अपने कहाँ की इसको दिखानी पड़ती है रजिस्ट्रार के पास। ठीक है, कोई भी व्यक्ति निर्धारित फीस देकर इनको देख सकता है, और कोई भी जो व्यक्ति होता है एक फ़ीस देगा, फीस देने के बाद इनको देख सकता है। इस प्रकार कंपनी के बारे में कुछ भी छिपाकर नहीं रखा जा सकता, जबकि व्यवसाय की सफलता के लिए अनेक सूचनाओं को गोपनीय रखा जाना आवश्यक होता है। ठीक है, प्रेरणा का अभाव। देखो इसमें प्रेरणा का अभाव है कैसे? कंपनी व्यवस्था में स्वामित्व व प्रबंध अलग अलग होते हैं। देखो इसमें स्वामित्व अलग है, ठीक है, प्रबंध मैनेजमेंट करने वाला अलग है। ठीक है, कंपनी के स्वामी अर्थात अंशधारी कंपनी का प्रबंध अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जिसे संचालक कहते हैं। देखो इन्होंने क्या बोला कि कंपनी के जो स्वामी होते हैं अर्थात जिसे हम कहते हैं अंशधारी, जिन्हें शेयर लगाया, ठीक है, उन्होंने क्या बोला कंपनी का मैनेजमेंट जो करते हैं ये लोग खुद नहीं करते, बल्कि ये लोग जो होते हैं संचालक के थ्रू करवाते हैं। उन्होंने एक प्रतिनिधि को चुन लेते हैं, जैसे 10 लोग हैं, 10 लोगों में से किसी एक को चुन लेना और उसके थ्रू काम करवाते हैं लोग। ठीक है,
उनके हाथों में सौंप देते हैं। संचालक कंपनी के कार्यों को वास्तविकता रूप देने के लिए वेतनभोगी अधिकारियों को नियुक्त करते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, जो कंपनी के जो संचालक होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, कंपनी में कार्य करने के लिए लोग जो वेतनभोगी मतलब जो सैलरी पे काम कर रहे हैं उन लोगों को नियुक्त कर देते हैं काम करने के लिए, खुद नहीं करते। ठीक है, ये लोग निश्चित ही उतनी रुचि एवं उत्साह से काम नहीं कर सकते जितना कि एकाकी व्यापार तथा साझेदारी में स्वयं स्वामी करते थे। क्योंकि ये लोग क्या सैलरी पर्सन व्यक्ति होते थे, ये लोग उतने ही रुचि लेकर बिजनेस को मतलब कंपनी के जो कार्य होते हैं उसको नहीं करते। ठीक है, क्योंकि इन्हें तो सैलरी कमानी है, प्रॉफिट तो इन्हें मिलता नहीं है। ठीक है, जैसे कि साझेदारी और क्या कहते हैं 1% कंपनी में जो ये लोग खुद करते थे। ठीक है, इसका मुख्य कारण वैतनिक कर्मचारियों को प्रत्यक्ष प्रेरणा का अभाव, क्योंकि उन्हें प्रेरणा नहीं मिली होती। ठीक है, इनको तो वैतनिक है, इनका तो सैलरी के थ्रू काम किया जा रहा है। ठीक है, इन्हें पता है कि यदि वो अधिक कुशलता से कार्य करेंगे तो उसका प्रतिफल केवल स्वामियों को ही मिलेगा। देखो क्या करा है कि अगर ये लोग अच्छा भी काम करेंगे तो इनका जो प्रतिफल होगा, इनको जो फायदा होगा सिर्फ स्वामियों को ही मिलेगा, इन्हें नहीं मिलेगा। ये बात उन्हें अधिक व अच्छा काम करने से रोक देती है। ठीक है, नेक्स्ट जो आ रहा है हमारा अत्यधिक सरकारी नियंत्रण। अत्यधिक सरकारी नियंत्रण क्या कह रहा है, कंपनी संगठन का दूसरा मुख्य दोष इन पर अत्यधिक सरकारी नियंत्रण का होना। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या कहते हैं नियंत्रण रख के चलती है, देखती रहती है, इनको गवर्नमेंट की निगरानी में रहती है कंपनी। ठीक है, अपने दैनिक कार्यों को पूरा करने में अनेक वैधानिक नियमों का पालन करना होता है। समय समय पर विभिन्न सूचनाएं सरकार को भेजना, अनिवार्यता अकेंशन कराना, वार्षिक लेखों को प्रकाशित करना आदि ऐसी सरकारी बंधन है। बहुत सारे ऐसे रूल्स होते हैं जो कंपनी जो होती है कंपनी को सरकार को देना होता है। ठीक है, जैसे अपने प्रॉफिट का जो फाइनेंशियल पोजीशन वाली जो क्या कहते हैं स्टेटमेंट होती है वो दिखाना होता है, कंपनी के जो क्या कहते हैं गोपनीय बातें होती है वो बताने होते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें दिखानी होती है। तो इससे बहुत सरकार जो इन कंपनियों पर नज़र रखती है। ठीक है, निर्णय लेने में देरी हो जाती है। एकाकी व्यापार एवं साझेदारी की दशा में शीघ्र निर्णय लिए जा सकते थे, लेकिन कंपनी संगठन में निर्णय लेने में अधिक समय लगता है। इसके कारण यह कि प्रबंध के अनेक स्तर तथा निर्णय लेने के सभाओं में प्रस्ताव पास करना होता है। देखो क्या कह रहा है कि अगर इन्हें कोई निर्णय लेना है तो इनके प्रबंध इतना मैनेजमेंट किया गया है तो इनके हर एक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सभाओं को प्रस्ताव पास करना होता है। अगर किसी भी स्टेज पर अगर इन्हें निर्णय लेना है तो उस निर्णय के लिए इन्हें सभाओं की बैठक होती है और उस सभाओं की बैठक में इन्हें जो प्रस्ताव दिया जाता है उसको पास करना पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार कंपनी में शीघ्र निर्णय लेना लगभग असंभव और अनेक बार ऐसा होता है कि निर्णय में देरी के कारण लाभ के अच्छे अवसर इनके हाथ से निकल जाते हैं। ठीक है, छठा पॉइंट क्या कहता है हमारा, अल्पतांत्रिक प्रबंधक। अल्पतांत्रिक प्रबंधन क्या कहता है, वैधानिक रूप में कंपनी संगठन जनतांत्रिक प्रणाली पर आधारित होती है। जनतांत्रिक मतलब लोगों की थ्रू जो प्रणाली अपनाई जाती है उसे जनतांत्रिक, जन मतलब होता है लोग। ठीक है, परंतु ये केवल एक दिखावा है। वास्तव में कंपनी अल्पतांत्रिक प्रबंध पर आधारित संस्था होती है। अल्पतांत्रिक मतलब जो गवर्नमेंट के थ्रू होती है। ठीक है, कहने को तो सभी अंशधारी का मुख्य कार्यकाल कहाँ है और कंपनी क्या करती है और क्या नहीं करती। कुछ ही लोग जिनके पास कंपनी के अधिक अंश होते हैं वही कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं और संचालन मंडल पर उन्हीं का नियंत्रण होता है। ठीक है, इस प्रकार कुछ ही लोग अपनी मनमानी करते हैं और शेष अंशधारियों को कुछ नहीं चलती। ठीक है, सातवां पॉइंट जो हमारा कह रहा है, निवेशकर्ता में संघर्ष। निवेशकर्ता में क्या कहता है, कंपनी व्यवसाय का एक ऐसा प्रारूप होता है, कंपनी व्यवसाय का एक ऐसा रूप है जिसमें जितने भी निवेशकर्ता जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके हितों में अंतर होने के कारण लगातार संघर्ष की स्थिति बनती रहती है। इस तो मतलब कि किसी ने कोई ज़्यादा क्या कहते हैं निवेश कर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई कम कर रहा है, तो इससे क्या है कि ऊपर नीचे हो जाता है, लोगों में आपसी मतभेद हो जाते हैं। ठीक है, कंपनी के मुख्य निवेशकों में अंशधारी व ऋण पत्रधारी आते हैं और कंपनी के जितने भी इन्वेस्टर होते हैं उसमें अंशधारी भी शेयर्स लेने वाले भी आते हैं, लोन लेने वाले भी आते हैं। ठीक है, अंशधारी चाहते हैं कि उन्हें अधिक से अधिक लाभांश मिले, डिविडेंड मिले, जबकि ऋण पत्रधारी चाहते हैं कि उन्हें अधिक से रुपया संचयी रिजर्व के रूप में रखा जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से अंशधारी व संचालक मंडल प्रबंध में श्रमिकों आदि के लगातार झगड़ा होता रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपका ये कंपनियां साझेदारी ये आप पढ़ के चले जाइएगा, ये जो डिफरेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जब भी हमने लाभ और सीमाएं पढ़ी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, आपको 3 या 6 नंबर के बेस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, कंपनी के ऊपर, क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से आपके जो चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो 6 नंबर के, 5 नंबर के और 4 नंबर के बनते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और वो जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके केस बेस पे आते हैं, केस बेस पे क्वेश्चन दिया जाता है और आपको समझना पड़ता है कि वो कंपनी से रिलेटेड बात कर रहा है या आपका क्या कहते हैं हिंदू फैमिली से बात कर रहा है। ठीक है, तो
तो वो क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट हम जो है सारे इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे विथ जो भी हमारे 1 मार्क्स के और जितने भी नंबर्स के क्वेश्चन आएंगे उस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और केस स्टडी भी सॉल्व करेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके, ठीक है। देन आपको ये चैप्टर्स अच्छे से समझ आ जाए, इस वजह से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड अगर कोई भी क्वेश्चंस आता है तो आप मुझे इसमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें ताकि मैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकूं। एंड आपको अगर कोई भी PDF या नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, सो थैंक यू गाइज़।